गुड इवनिंग टू ऑल। द एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल कंडीशन देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और क्या देखा था उसके साथ साथ रिलीजियस कंडीशन भी देखा था। राजनीतिक और धार्मिक दोनों चीज़ें देख लिया था। उससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन जो था, ट्रेड एंड कॉमर्स जो था या आर्थिक स्थिति, वो देखा था। आज हम लोग इसमें देखेंगे सोशल और कल्चरल कंडीशन क्या था। उसके बाद ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएंगे। एक दो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट रहेंगे बीच में हम लोग लेकर वैदिक स्टार्ट कर लेंगे या वैदिक के समय में कर लेंगे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हम लोग आज इसका सोशल और कल्चरल पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, सोशल और कल्चरल पोजीशन में आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए क्या पढ़ेंगे आप लोग। सोशल कंडीशन में यदि पढ़ना हो सामाजिक स्थिति में, तो समाज में क्या क्या होता है उसको आप लोग देखिए। सारे इतिहास में आपको यही चीज़ पढ़ना होगा, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतिहास हो, चाहे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े, या फिर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़े। बेसिकली होता क्या है, कई बार सोशल में बहुत सारी चीज़ें आती है, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म होता है, सोसाइटी में चेंजिंग होती है, तो सभ्यता का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे, वैदिक सभ्यता में सोशल चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि रिलीजन स्टेब्लिश हो रहा है। रिलीजन स्टेब्लिश हो रहा है तो उसका प्रभाव समाज में पड़ता है। तो सामाजिक स्थिति में आप क्या पढ़ेंगे कि समाज में वर्ण व्यवस्था है कि नहीं है। पहले तो आप लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जाति व्यवस्था है कि नहीं है। ठीक है, समाज कैसे मतलब डिवाइड, समाज में एक तरीके से क्या डिवीजन पढ़ेंगे, कैसे डिवीजन है, तो उसमें आप लोग ये देख लेंगे। उसके बाद फीमेल के कंडीशन आप लोग देखेंगे कि सोसाइटी में फीमेल का कंडीशन क्या है। फीमेल का कंडीशन मीन्स फीमेल का कौन कौन सा राइट है। ठीक है, क्या क्या अधिकार मिले हुए फीमेल का, राइट, फीमेल के राइट्स क्या क्या मिले हुए। वैदिक में खास करके आप देखेंगे यज्ञ कराने का अधिकार, नॉलेज गेन करने का अधिकार। ठीक है, यानी कि ये सब सारी चीज़ों को आप देखेंगे। फीमेल का कंडीशन क्या है, चाइल्ड का कंडीशन क्या है, चाइल्ड में खास करके फीमेल चाइल्ड का कंडीशन क्या है, यानी कि मैरिज कैसे हो रहा है, मैरिज समय पे हो रहा है, कम उम्र में हो रहा है, ज़्यादा उम्र में हो रहा है, इन सब चीज़ को वो देखेंगे। विडो का कंडीशन आप लोग देखेंगे क्या था। ठीक है, री मैरिज का कंडीशन आप लोग देखेंगे इसमें क्या है, राइट। लेकिन क्या ये सब चीज़ें आप हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे, नहीं मिल पाएगा कुछ। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एविडेंस ही नहीं है उसका। पढ़े नहीं पाए आप, उसका स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ पाए, लिपि नहीं पढ़ पाए, तो कैसे देखेंगे। बट सोसाइटी को देखने का नजरिया बेसिकली यही होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं सोशल कंडीशन में। उसी तरीके से रिलीजियस कंडीशन में क्या ऐड करेंगे आप, रिलीजियस कंडीशन में क्या देखेंगे कि क्या वहाँ पे परंपरा है, वहाँ पे कौन कौन सी परंपरा है, वहाँ पे धार्मिक परंपरा क्या क्या है, कैसी कुछ धार्मिक चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे धार्मिक परंपरा क्या है, समाधान के कंडीशंस क्या है, मतलब सब कैसे उसका सॉर्ट आउट कर रहे हैं, समाधान डेड बॉडी के बाद कैसे हो रहा है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या क्या है, इंडिविजुअल की जो है आस्था किन किन चीज़ों पर है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। उसके बाद पहनावा ओढ़ावा क्या है वहाँ पे, पहनावा वगैरह किस चीज़ का यूज कर रहे हैं पहनावा ओढ़ावा में, राइट। और आप देखेंगे ज्वेलरी वगैरह के किस टाइप के ज्वेलरी यूज कर रहे हैं सारे, ये सब सारे आपके कल्चर्स में आते हैं। यही सब चीज़ इतिहास में पढ़ना है। केवल एक पर्टिकुलर एक के लिए नहीं है कि सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, फिर कोई मौर्य साम्राज्य, सारे में आपको यही पढ़ना है। कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग आएगा, उस चेंज को आपको देखते जाना है कि क्या वहाँ पे बदलाव आया था। जहाँ पर कुछ ड्रास्टिक एकदम आएगा, काफ़ी कुछ बदलाव आएगा, बड़े स्तर पर बदलाव आएगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे अभी तक कुछ भी नहीं है समाज में, मान के चलिए आपको सती प्रथा आ गया। ठीक है, अचानक उसका आगमन हुआ, एविडेंस मिल रहा है कहीं से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका क्वेश्चन करने लग जाते हैं लोग, एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, विधवा सिस्टम चल रहा है कि विधवा पुनर्विवाह का अगर कोई एज आ गया, ठीक है, मीन्स कोई अगर कानून पास हो गया विधवा पुनर्विवाह पर, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इन सब चीज़ों को पढ़ना है। जो फीमेल को जो पावर मिला हुआ है, महिलाओं को जो पावर मिला हुआ है, क्षमता जो है, शक्ति जो है, वो छीन लिया गया। ठीक है, यानी कि उनका राइट कम हो रहा है, तो वो क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही सब चीज़ें तो पढ़ना होता है, और कुछ ऐसा तो नया चीज़ नहीं है। तो देखेंगे इसी को सोशल और कल्चर। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का थोड़ा सा इतना ब्रॉड रूप में आप इसलिए नहीं देख पाएंगे कि है ही नहीं वहाँ पे, आपका स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ पाए आप वहाँ पे। तो वहाँ पे जो स्टेच्यू मिला है, जो मिलियन मूर्तियाँ मिल रही है, और बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टेच्यू मिले, उसी से आप वहाँ के बारे में जान सकते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा था, सोशल कंडीशन कैसा था। लेकिन बहुत ज़्यादा ना तो वहाँ पे स्क्रिप्ट मिला है, ठीक है, लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्कोलॉजिकल से भी बहुत सारी चीज़ों से जितना अनुमान कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए एक दो चीज़ें अपने आप आपको मिल जाएगा, और उसी से आपको गेस करके आंसर भी बताना है। देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, स्त्री मूर्ति अधिक मिली थी,
एक मृण मूर्ति आप देखे थे, उसमें क्या था कि मृण मूर्ति के गर्भ से पेड़ को दिखाया गया था, यानी कि उर्वरता की देवी के रूप में आप उसको देख रहे थे कि धरती को उर्वरता की देवी के मानकर पूजा कर रहे थे। तो उसी तरीके से स्त्री मृण मूर्ति अधिक मिल रही है, ठीक है, स्त्री मृण मूर्ति अधिक मिल रही है, यानी कि लेडीज गॉड की संख्या अधिक है, स्टैच्यू के रूप में ही है ना। मैंने बताया था रिलीजन, मैंने पढ़ा तो बताया था कि अभी कोई रिलीजन वहाँ एस्टेब्लिश नहीं है, ना कोई वहाँ पर मंदिर है, हड़प्पा सभ्यता में ना तो कोई मंदिर है, ना तो कोई धार्मिक पुस्तक मिला है, ना वहाँ पे कोई ब्राह्मणों का वर्चस्व है। और वहाँ पे शासन व्यवस्था भी कौन थे, वणिक लोग कर रहे थे, यानी कि ट्रेडर्स लोग, व्यापारी लोग कर रहे हैं, राइट। तो ध्यान देना है। अब लेडीज गॉड की संख्या स्टैच्यू के रूप में ज्यादा मिला है, तो आप कह सकते हैं इसको कि जो सोसाइटी रहेगा कैसे रहेगा, मैटरनल सोसाइटी रहेगा या कि मातृ सत्तात्मक परिवार के सत्ता रहेगा, ठीक है, मातृ सत्तात्मक परिवार अस्तित्व में रहेगा। दो टाइप का होता है ना, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक, ठीक है, पैटर्नल और मैटरनल जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे सातवाहन वंश, वहां पे भी मातृ सत्तात्मक था, सिंधु सभ्यता यहाँ पे भी मातृ सत्तात्मक है, लेकिन बाकी जितना भी सभ्यता है सब क्या है, पितृ सत्तात्मक है, ठीक है, यानी कि पिता का वहां पे अस्तित्व है, ज्यादा है। स्त्री मृण मूर्ति अधिक है, इसका मतलब समाज मातृ सत्तात्मकता या परिमाण लगा सकते हैं, लॉजिकली ये सही माना जाएगा। भोजन के रूप में क्या यूज करते थे ये लोग, भोजन के रूप में आप लोग क्या यूज करें, गेहूं, जौ, खजूर, भेड़, सुअर, मछली के मांस, इन सब चीजों का खाते थे। अब इसी में देखिए, इसमें थोड़ा सा चावल कम मिला है, तो चावल जहां से मिला है उसका एविडेंस पूछ देता है, चावल कहाँ से मिला है, लोथल से चावल का प्रमाण मिला है, धान के भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है, रंगपुर से मिला है, तो ये सब क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। घर में बर्तन के रूप में मिट्टी और धातु के बने कलश, मिट्टी का भी मिल रहा है और धातु का भी, ठीक है, बर्तन के रूप में क्या यूज हो रहा है, मिट्टी का भी, धातु के रूप में। धातु में सारे धातु रहेंगे लेकिन लोहा नहीं रहेगा, ध्यान में रखना है, क्या रहेगा, लोहा नहीं रहेगा। अब घर में यूज क्या क्या हो रहा है, घर में क्या क्या यूज होता है, थाली होता है, कटोरा होता है, कस्तरी होता है, गिलास होता है, चम्मच होता है, यही सब चीज तो होता है। तो अगर कुछ नहीं भी आए तो इसलिए मैं सबसे पहला क्लास में बोला था, ठीक है, चनमे नहीं है, चम्मच होगा। कुछ नहीं है तो इतिहास अपने आप आपका 80% कंप्लीट होता है, ठीक है, इतिहास के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, बस थोड़ा सा उसको सुनियोजित तरीके से एक व्यवस्थित करना होता है, कौन सा चीजें क्या होता है। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे, ठीक है। सूती कपड़े का प्रयोग हम लोगों ने देखा कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिला था। सूती धागा भी मिला था एक तांबे के, है ना, उसमें लपेटा हुआ सूती धागा। और सूती कपड़े का भी प्रयोग कहाँ पे दिखा था हम लोगों को, मोहनजोदड़ो से दिखा था। और ऊनी यानी सूती ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग, तो ये क्या हो गया एक तरीके से सोशल कल्चर, यही तो हुआ कि क्या चीज वो पहन रहे हैं, किस टाइप की चीजें को पहन रहे हैं, ठीक है, तो कल्चर में आ जाएगा। तांबे के निर्मित दर्पण, कंगे और उस्तरे, कंगे उस्तरे, यानी कि जो दर्पण मिल रहा है शीशा का नहीं, शीशा की जगह किसका मिल रहा है, तांबे का, क्योंकि तो वहां पे था ही। तांबे के निर्मित दर्पण, कंगे और उस्तरे, ये सब किसका मिल रहा है, सब तांबे का मिल रहा है। अब ज्वेलरी में क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, कल्चर में क्या आता है, ज्वेलरी भी तो आता है, तो आभूषण में क्या यूज कर रहे हैं, कंठहार, यानी कि कंठ में धारण करने वाला कंठहार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़िया, कालीबंगा से प्राप्त, कहाँ से प्राप्त हुआ चूड़िया, कालीबंगा से। कालीबंगा का मतलब भी होता है काले रंग की चूड़िया, क्या होता है मतलब इसका, काले रंग की चूड़िया। तो अगर चूड़ी पूछे भी तो कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से मिला। करघनी, पाजेब आदि ऐसे आभूषण मिले जिन्हें स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे, ठीक है। उसके बाद सौंदर्य प्रसाधन में आप लोग देखे होंगे लिपस्टिक का भी प्रयोग हुआ है। लिपस्टिक का तो मैन्युफैक्चरिंग ही था, कहाँ पे, चनहुदड़ो में, चनहुदड़ो में इंडस्ट्री ही था ये तो। के लिए मनोरंजन कैसे, इसे अब इंटरटेन कैसे करते थे। आज के डेट में ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल लिया और धड़ाधड़ शुरू हो गया अपना गेमिंग, है ना, कितना स्कोर बन रहा है, पता चल रहा है कि बिहार यूपी के लड़के जो है ऑस्ट्रेलिया के लड़के के साथ अपना जो है ना लिंक बना रखे हैं खेलने के लिए। तो मनोरंजन में सब क्या करेंगे, तो गाँव में जाएंगे, सुदूर एरिया में, गाँव वगैरह में, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या मनोरंजन करते हैं सब, मछली पकड़ते हैं सब, ठीक है। बचपन में आप भी कभी पकड़े होंगे, नदी वगैरह जो होता है उसमें मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़, पासा, ठीक है, ये सब खेलना। महाभारत वगैरह में देखा है ना सब कैसे कैसे सब चौपड़ फेंकते हैं, पासा खेलते हैं, कांड हो गया है महाभारत में। तो वही सब है मनोरंजन के साधन, यानी सब कल्चर है, सांस्कृतिक सामाजिक जीवन है सब। सिंधु सभ्यता में मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मुद्भांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। यानी कि मूर्ति कला, मूर्ति भी वहां से मिला, स्टेचू जो मिल रहा है, आर्किटेक्ट है ये, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला, ये सब चीजें आपको वहां से मिलेगा। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर से भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स है, तो कुछ कुछ फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, कहाँ से क्या मिला है कई बार पूछता है।
हड़प्पा की पाषाण मूर्ति में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय है। ठीक है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुष्टि विधि लोस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। जो मेटल की जो मूर्ति बनाई थी, अगर प्रोसेस पूछ दे तो लोस्ट वैक्स से, लुप्त मोम या मधुष्टि विधि लोस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति ये अधिक फेमस है, आप लोग देखे हैं, है ना। डांसिंग जो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिला था वो आप लोग देखे थे। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल थोड़ा सा देखना है, फैक्चुअल याद रखिएगा। चनोदरो से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय है, क्योंकि सब अभी मूर्ति की बात हो रही है, तो एक ही जगह सारा कलेक्ट करके दे दिया गया है कौन कौन से मूर्ति कहाँ कहाँ, मृण मूर्ति कहाँ कहाँ मिला है। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों, पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की है। ठीक है, मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की है। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। ठीक। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरे किसके बने थे? अब सील की बात करें, वो तो मृण मूर्ति की बात हो गई। मुहर किसके बनी होती थी? सेलखड़े की बनी होती थी। लेकिन इसके अतिरिक्त कांसिली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी हुई मूर्ति, केवल सेलखड़ी के नहीं था, और भी चीजों का बना होता था। अधिकांश मुहर, मुहर का कट कैसा होता था? वर्गाकार या चौकोर होता था। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ये होता था, गोलाकार भी होता था। ठीक है, सर्कुलर, सिलिंड्रिकल भी होता था, और क्यूबॉइड भी होता था। घनाकार हो गया, गोलाकार होता है, बेलनाकार और भी होता था। लेकिन सबसे अधिक किसका रहता था? वर्गाकार रहता था। वर्ग होता है ना, जो वर्ग, वर्ग का डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? जिसको चारों एंगल जो है 90 डिग्री होता है, और ये चारों साइड जो है इक्वल होता है। ठीक है, इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ग हो गया, क्या हो गया? वर्ग हो गया। और ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? आयत हो गया। ये सब डायमेंशन तो आपको पता ही होगा, नहीं तो सीसेट में पास करने में दिक्कत होगी फिर। ठीक है, तो ये सब। और क्या है? सिंधु सभ्यता के मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है? एक श्रृंगी बैल का है। ठीक है, एक श्रृंगी बैल का, और कुबड़ वाले बैल का, कुबड़ वाले सांड का भी है। ठीक है, इसकी पूजा होती थी उसमें। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है। राइट, हम लोगों ने गेस किया था एक तरीके से, कि जो उस टाइप से मुहर मिल रहा है, जिसके पास 3 मुख है, एक ऊपर में सिंग लगा हुआ, किसको मान रहे हैं? उसको पशुपति मान रहे हैं, जिसके नीचे में बहुत सारे जानवर भी हैं। ठीक है, तो पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी था, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा। ठीक है, 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। ठीक है, इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। तो ये आपको थोड़ा सा रिकॉल भी कर लीजिए। तो वही करें कि जैसे कुछ, अब ये क्या है, एक तरीके से ये रिलीजियस भी हो गया, तो हम लोग इसको रिलीजन में पढ़ लिए। एक तरीके से इसका क्या होगा? सोशल, एक तरीके से क्या होगा? सोशल भी हो गया, कल्चरल भी हो गया, कि किस किस चीजों को फेस करते थे। सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके कई बार देखना होता है। सैंधव मृदभांड, मुख्य मृदभांड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था क्या? काली और लाल मृदभांड। ठीक है, सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। ठीक है, लाल या गुलाबी रंग के मिला है कुछ कुछ, लेकिन बेसिकली क्या है? लाल तो है ही, लेकिन लाल और काला। ठीक है, लाल और काला, ये लाल को भी गुलाबी करा है, लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्रित बनाए गए हैं। हमने उस दिन चर्चा भी किया था कि बेसिकली एक मृदभांड हो गया। ठीक है, राइट, तो ये हो गया आपका रेड, और इसके ऊपर जो पेंटिंग हो रहा है वो ब्लैक कलर का ऊपर में रहेगा। ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा उसको शेप दिया जाएगा, ज्योमेट्रिकल उस पर क्या किया जाएगा? आकृति उभारा जाएगा। कुछ बर्तनों पर मोर, ठीक है, क्या? मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, है ना, नीम, खजूर, ये सब मतलब जो आपको दिखेगा इसका अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां और थालियां, ठीक है, ये सब प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथीदांत, शंख आदि सबके भी आभूषण तैयार किए जाते थे। मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। आप लोग देखें, मातृ देवी की पूजा सबसे ज्यादा हो रहा है। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा से। हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। तमोते देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। बिल्कुल सही है। अब इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता वाले जो कर रहे हैं उसी सिमिलर हो गया, जैसे मिस्र की सभ्यता वाला जो नील नदी है, नील नदी को, है ना, देवी एक लेडीज गॉड मान करके आइसिस। ठीक है, मिस्र को नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। उसी तरीके से
सिंधु सभ्यता वाले उर्वरता की देवी के रूप में पूजा कर रहे हैं। मातृ देवी और शिव की पूजा करते सिंधु निवासी, ये तो आपको हो ही गया कि मातृ देवी आप इसको देख लीजिए हड़प्पा से, शिव की पूजा देख लीजिए आप मोहनजोदड़ो से, मैच कर लीजिए। लेकिन क्या इतना ही था? तो नहीं, इसके अलावा भी था। क्या था? पशुओं पक्षियों वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल कालीबंगा बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड, लोथल कालीबंगा बनावली के पुरास्थल से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले, इसकी हम लोगों ने चर्चा किया था। अच्छा, शव दफनाने की कंडीशंस क्या था, किस तरीके से था? ठीक है, हम लोगों ने ताम्रपाषाण काल में पढ़ा था इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ, क्या कंडीशन रहेगा? नॉर्थ और साउथ के कंडीशन में जो है शव को दफनाने की प्रथा थी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कहीं कहीं पे इसके एक्सेप्शन भी मिलते हैं, राइट, कहीं कहीं पे इसके एक्सेप्शन भी मिलते हैं। कालीबंगा में जैसे क्या होगा, कालीबंगा में शव का जो दफन होगा दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। बट अगर नॉर्मल रूप में पूछा जाए, सिंधु सभ्यता में पूछा जाए तो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में आप देंगे। लेकिन पर्टिकुलर यदि किसी साइट वाइज पूछा जाए, स्थल वाइज पूछा जाए कि लोथल में कैसा, चंदोलो में कैसा, तो हमने बता दिया जो जो क्वेश्चन आने की संभावना है वही है। और जो समाधिकरण के जो तरीके हैं दोनों हैं, पूर्ण समाधिकरण भी होता था, आंशिक समाधिकरण भी होता है। तो ध्यान में रखना है, आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। कहाँ से? बहावलपुर से आपको आंशिक समाधिकरण के एग्जाम्पल मिल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। ऑब्वियस है कि नगरीकरण है तो विकसित तो रहेगा ही। पुरातात्विक साक्ष्य में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं, क्योंकि मृदभांड से एज पता चलता है कि कौन सा मृदभांड किस काल का है। जैसे कि बाद में जो आप लोग देखेंगे वैदिक उत्तर वैदिक काल में तो PGW मिलेगा, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर मिलेगा, लेकिन उस समय ब्लैक और रेड भी मिल रहा है, यानी कि काली और लाल मृदभांड मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या मिलता है, एज का भी पता चल जाता है। ठीक है, देखिए काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वही तरीके से धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड किससे हैं? आर्यों से संबंधित माना जाता है। तो अगर आर्यों के या वैदिक वालों के मृदभांड के संदर्भ में कहेंगे तो धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड है ना, इसकी विशेषता रहेगी। तो ये मृदभांड का भी डिफरेंस रहता है, इससे एज पता चलता है किस किस टाइम का मृदभांड है। ठीक, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग अगर डिफरेंसेस करना हो, ये डिफरेंस में हमेशा रखिए कि वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है, AR में क्वेश्चन आता है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता जो है नगरीकरण की सभ्यता थी, कृषि का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तभी वो अर्बनाइजेशन में जा रहा है। ठीक है, नगरीकरण तभी हो रहा है। वैदिक सभ्यता लोग पशुपालन पे ज्यादा थे, एग्रीकल्चर के कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पशुपालन पे ज्यादा आश्रित है, इसीलिए वहां पे देखेंगे आप घोड़े के साथ साथ वहां पे क्या हो रहा है, गाय। ठीक है, गाय को क्या कहा गया है वैदिक सभ्यता में? अघन्य कहा गया है, न मारने योग्य कहा गया है। ठीक है, गाय के संदर्भ में वहां पे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, गविष्टि मिलेगा, ठीक है, अनेक एक से एक शब्द मिलेंगे। गाय को वहां पे इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और दूसरी बात, लोहे का प्रयोग सिंधु सभ्यता वाला नहीं करेंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और अच्छा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, क्योंकि ये सब रथ से आ रहे हैं, वैदिक लोग रथ से आ रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। जो मोहनजोदड़ो के कुआं पे बल्क में जो काफी मात्रा में जो अवशेष मिले हैं, मानव कंकाल के जो अवशेष मिले हैं, उससे क्या अनुमान लगाया जाता है? उससे यही अनुमान लगाया गया है कि वैदिक लोग यानी कि आर्यन लोग आ रहे थे और एक सामूहिक रूप से एक नरसंहार हुआ और उसमें उनकी हत्या की गई, एक डिक्लाइन माना जाता है ना मोहनजोदड़ो के पतन के कारण में, यह भी एक कारण दिया जाता है। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ठीक, अब कुछ और दो चार और फैक्ट्स देख लीजिए। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से पता चल जाएगा कि सत्ता क्या थी, मात्र सत्तात्मक थी। ये आप लोग देख लिए हैं क्या था, वहां पे यूज कैसे कर रहा है, शाकाहारी भी है वो और मांसाहारी भी है वो। ठीक है, ये सोशल कंडीशंस वहां के रहेगा। वस्त्र आप लोगों ने देखा दोनों, ऊनी और सूती, ऊनी और सूती दोनों देखा। सूती का प्रयोग आप लोग देखा ही मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। ये सब आप लोगों ने देख लिया आभूषण जो यूज होता था। ठीक है, और नवसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिल रहा है, एक जगह है नवसारो, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्त्रियों के मांग में सिंदूर का प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे चंदोदड़ो से आपको लिपस्टिक जो मिला है चंदोदड़ो से, उसी तरीके से स्त्रियों के मांग में सिंदूर भरने का कहाँ से मिला है? नवसारों से मिला है। ठीक है,
ये सब। पासा तो वहाँ जो खेलते ही थे, मनोरंजन के साधन था पासा। और थोड़ा सा और ध्यान देना है कि गाय और हाथी के अवशेष तो मिल गया है सिंधु सभ्यता में, ध्यान रखना है इसको कि गाय और हाथी के अवशेष तो मिला है। बहुत बड़े मात्रा में गाय के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी मिले हैं, ठीक है। लेकिन घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या है, एक तरीके से मतभेद है, लेकिन फिर भी घोड़े के आप देखे थे घोड़े के अस्थि वगैरह कुछ कुछ कहीं कहीं पे मिले हैं। लेकिन ये ध्यान में देना है कि घोड़े के अवशेषों को सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि हुई है। यानी कि अगर देखेंगे कि एविडेंस किसका किसका मिला है, गाय का मिल गया है, हाथी का भी मिला है, घोड़ा का भी मिला है, इन सब चीजों का अवशेष मिला है, क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसके साथ से मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान में देना है कि बाघ का भी मिल गया है, चीता का भी मिल गया है, लेकिन कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए कि शेर का ऐसा कहीं पे प्रमाण नहीं मिला है, शेर का ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिला है, ये ध्यान में रखना है। कालीबंगा के मरीन मटिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त वाला देवता है, यानी कि सिंह युक्त देवता जो है मोहनजोदड़ो की एक विशेषता तो है ही, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, मोहनजोदड़ो नहीं रहता है, तो क्या मारेंगे आप उसका आंसर, कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा से भी एक है ना दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने दोनों को क्लियर कर दिया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से भी है और कालीबंगा से भी है, राइट। चलिए, शव की अंत्येष्टि कैसे हो रहा है। शव के अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार के शव स्तर के प्रमाण है। कैसा, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। पहला पूर्ण समाधिकरण में क्या होगा, संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। तो फर्स्ट तो आपको ये हो गया, संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया गया, तो ये हो गया आपका पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या है, पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोग्रेसिव है, किसी न किसी का जो बॉडी काम आ रहा है, राइट। यानी कि पहले उसको पशु पक्षी खा लिए, उसके बाद जो बच गया उसको भूमि में दफना देते थे, ठीक है। तो ये हो गया आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार में शव को पूर्ण रूप से जलाकर उसकी भस्म को भूमि में गाड़ा जाता था, यह हो गया थर्ड फॉर्म आपका। यानी कि पहला आप लोगों ने देखा पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आप लोगों ने देखा पहले क्या होता था, डेड बॉडी को पहले जीव जंतु को खिला देते थे, उसके बाद जो बचता था उसका समाधि किया जाता था। और तीसरा होता था कि दाह संस्कार कर दिया जाता था, ठीक है। डेड बॉडी को दाह संस्कार जो आज के डेट में होता है हिंदू कस्टम में, दाह संस्कार में शव को पूर्ण रूप से जला करके, ठीक है, दाह संस्कार कर दिए, और उसके बाद उसकी जो भस्म है उसको क्या करते थे, भूमि में गाड़ा जाता था। तो इसकी आप तुलना कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम से, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो हिंदू ट्रेडिशन में यही है कि दाह संस्कार क्या करते हैं, पूरी तरह जला देते हैं, और जो राख बचता है उस राख को क्या करते हैं, रख करके और एक कोई सेक्रेट रिवर में, ठीक है, पवित्र नदी में उसको क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है। लेकिन वहां पे क्या करते थे उस भस्म को क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यही तो कल्चर होता है, कौन किस टाइप के कल्चर का यूज करता है, और कल्चर को यदि आप कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर याद भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोगों ने कहाँ से लिया, यानी कि दाह संस्कार वगैरह ये सब जो 3 टाइप के जो ट्रेडिशन चल रहा है वहाँ पे, उसी में से एक को मॉडिफाई करके आज भी यूज कर रहे हैं। हिंदू कस्टम में यही तो चल रहा है अब, ठीक है। इस्लाम कस्टम में क्या चल रहा है, इस्लाम कस्टम में चलता है भूमि में दफनाना, पूर्ण समाधिकरण। ये क्या हुआ, भूमि में दफना दिया जाता था, यानी कि इस्लाम कल्चर का हुआ एक तरीके से, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा हिंदू सभ्यता हिंदू कल्चर का हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, इस्लाम कल्चर तो अपने बाद में कहीं और से भी आया होगा, लेकिन एक कंपेयर करने के लिए आप देख सकते हैं। हड़प्पा दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित कब्रिस्तान देखे होंगे आप, हम हड़प्पा में हम लोगों ने चर्चा किया है ना, कब्रिस्तान एज कब्रिस्तान का नाम दिया गया है, ठीक है। और वहां पे उसी एक कब्रिस्तान को समाधि और 37 भी नाम दिया गया था, दोनों चीज। लोथल में प्राप्त एक कब्र में शव का सिर पूर्व पैर पश्चिम की ओर और शव का शरीर करवट लिए हुए लिटाया गया है। लोथल की विशेषता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। यहीं से एक कब्र में 2 शव आपस में लिपटे हुए मिले हैं, ठीक है। यानी कि जुगल समाधिकरण की अगर बात करें तो जुगल समाधिकरण, ठीक है, लोथल से मिला है, और लोथल में 3 जुगल समाधिकरण मिला है। कितना मिला, 3 मिला है जुगल समाधिकरण। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के बताइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले कुछ क्वेश्चन बच गया, उसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये हम लोगों ने चर्चा किया था, लास्ट क्लास में भी चर्चा किया था। 3 नगरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त होंगे, धौलावीरा से प्राप्त होंगे। धौलावीरा गुजरात में रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन, अगर वाटर के बारे में आए, उन्नत जल संचयन के बारे में आए, तो कौन रहेगा, इसका आंसर क्या होगा, धौलावीरा होगा। लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है,
जब बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो क्या होगा? धौलावीरा। ठीक है, वाटर का एक बेस्ट मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज के कैसे अच्छा यूटिलाइज करना है, धौलावीरा इज ए बेस्ट एग्जाम्पल। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ प्राप्त होगा? धौलावीरा से प्राप्त होगा। राइट। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विस्व संस्कार यानी कि डबल बरियल, हमने बताया था डबल बरियल का प्रमाण कहाँ से मिला है? डबल बरियल का प्रमाण आपको लोथल से भी मिला है, कालीबंगा से भी मिला है। ठीक है, यानी कि नंबर वाइज देखा जाए, ठीक है, नंबर वाइज कहाँ है? लोथल से, क्योंकि लोथल में 3 है और कालीबंगा से 1 मिला है, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सी एंड डी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, सी एंड डी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से कहेंगे, संख्या के हिसाब से, तो संख्या के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा संख्या के हिसाब से। वैसे दोनों जगह से मिला है इसका डबल बरियल का प्रमाण। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? सनौली के बारे में बताइए, सनौली से अभी क्या प्राप्त हुआ है? एक दो फैक्ट्स वैसे ही है, याद रखिएगा इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इसीलिए आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या मिला है? मानव समाधान। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने समाधिकार की बात की थी उसके बारे में हम लोगों ने, है ना, मानव समाधान सनौली से मिला है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया था, कहाँ से किया गया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती सिंधु सभ्यता में, लेकिन सिंधु सभ्यता नहीं है। देश के बारे में तो देश में क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? इंडिया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बताइए, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं होते थे? बिल्कुल कट, अब तो बिल्कुल ही आपको याद हो गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? बिल्कुल करते थे। ठीक है, देवी का भी करते थे पूजा और देवता का भी करते थे पूजा। ठीक है, देवी की पूजा आपको हड़प्पा से उर्वरता की देवी के रूप में अधिक से अधिक, ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग माता शतात्मक कर रहे हैं, और देवता के आप देख लेंगे मोहनजोदड़ो से, ठीक है, जिसकी तुलना पशुपति से की गई थी। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? घोड़ा तो कैसे संदेहास्पद है, ठीक है, हालांकि साक्ष्य मिल गया एक दो जगह, राइट, लेकिन घोड़ा रथ का प्रयोग नहीं। कौन सा रथ? बैल रथ। ठीक है, भैंसा रथ, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, इसका प्रयोग, यानी कि घोड़े का प्रयोग नहीं होता था। तो केवल सही आंसर क्या हो जाएगा? देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इट मीन्स करेक्ट आंसर ओनली 2, यानी कि पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है कौन सा कथन सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कल हम लोगों ने इसका जिक्र किया था रिलीजन में। ये लौकिक सभ्यता थी, न कि अलौकिक सभ्यता। अलौकिक से या पारलौकिक सभ्यता। पारलौकिक सभ्यता में क्या होता है कि मरने के बाद ज्यादा लोग चिंतन करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उसके हिसाब से लौकिक सभ्यताओं में मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग ऐसा विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मरने के बाद उनका क्या होगा, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वैदिक सभ्यता में इन सब चीजों को आप देखेंगे, बाद में सब धीरे धीरे आएगा। ये प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल थी, उसमें धार्मिक तत्व थे, बिल्कुल धार्मिक तत्व थे, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन रिलीजन स्टेब्लिश नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में नहीं है, वर्चस्वशाली नहीं था। तो बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो का साक्ष्य आप लोग उठा कर देख सकते हैं, यानी कि दोनों सही होगा। क्या सही होगा? दोनों सही होगा इसका आंसर। चलिए अगला बताइए, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ठीक है, वृषभ मुद्रा कहां से प्राप्त होगा, इसका आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? हम लोगों ने भी पढ़ा था, किसका नहीं मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर, यानी कि मुहर पर इसका अंकन नहीं मिलता है। तो किसका नहीं मिलेगा मुहर पर? घोड़ा का नहीं मिलेगा, बाकी सब चीजों का मिलेगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, अवशेष यानी कि हड्डी हम लोगों ने देखा था, घोड़ा का मिल गया था हड्डी, गाय का भी मिला हुआ है, हाथी का मिला हुआ है, लेकिन शेर का अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ है। तो इसका आंसर शेर हो जाएगा। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, बताइए। सिंह युक्त देवता कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से भी मिला है, और कहाँ से मिला है? कालीबंगा से भी मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से भी मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो यहाँ पे नहीं है।
तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिए, हम लोगों ने चर्चा किया था, इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर बनी? नील नदी के तट पर बनी, नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता बनी थी? मिस्र की सभ्यता बनी थी। ठीक है, और मिस्र के लोग नील नदी को गॉड के रूप में, लेडी गॉड के रूप में पूजा भी करते थे, जैसे कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे उर्वरता की देवी के रूप में। लेखन कला की उचित प्रणाली का विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। और सुमेरिया की सभ्यता से कई सारी चीजें हम लोग मिलता भी है, और सुमेरिया के सभ्यता में ही तो हम लोगों ने देखा है, वहां की जो लिपि पढ़ी गई उसमें क्या हम लोगों ने देखा है कि तिलमन, माकन, मेलुआ है ना, इन सब चीजों का हम लोगों ने जिक्र किया था इकोनॉमी में। ठीक है, जब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम लोग देख रहे थे तो सुमेरिया की सभ्यता थी, वहीं से हम लोगों ने सब चीजों को लिंक किया था। तो ये हमारा पूरा का पूरा लगभग चीजें था सिंधु सभ्यता के, जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लगभग सिंधु सभ्यता हम लोगों ने पूरा कर लिया। एक दो यदि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता से क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास के लिए, थैंक्स।